प्लान तो कुछ और किया हुआ था कि संडे है, छुट्टी है, घर परिवार के साथ पिताजी को मिलने जाऊंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। आज दिल्ली पुलिस एक बार फिर से श्री राहुल गांधी जी के घर संडे की सुबह सुबह पहुंच गए नाश्ते पर। दिल्ली पुलिस पहले 16 मार्च को श्री राहुल गांधी जी के घर जाती है, एक नोटिस लेकर उससे भेजा जाता है कि श्री राहुल गांधी जी, आपने 30 जनवरी को 45 दिन पहले कश्मीर में भाषण दिया था कि आपसे देश की महिलाएं मिली हैं जिन्होंने कहा उनके साथ जो है यौन उत्पीड़न या शोषण हुआ है उनका, और वो पीड़ित महिलाएं आपसे मिली हैं, हम उनकी जानकारी आपसे चाहते हैं। 45 दिन के बाद दिल्ली पुलिस को याद आता है कि राहुल गांधी जी से उन महिलाओं की जानकारी लेनी है। 16 मार्च को राहुल गांधी जी कहते हैं ठीक है, 10 दिन का समय दीजिए, मैं उन सभी महिलाओं से पूछता हूं, अगर वो बिल्कुल कहेंगी कि मैं उनकी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। 10 दिन का समय मांगा जाता है, सहमति बनती है पुलिस में। लेकिन आज 19 मार्च को 2 दिन के बाद फिर दिल्ली पुलिस संडे सुबह श्री राहुल गांधी जी के घर भेज दी जाती है कि नहीं, आज ही जवाब दे दीजिए, और एक नया नोटिस लेकर पहुंचती है। 2 पन्नों का नोटिस राहुल गांधी जी को आज थमाया जाता है और राहुल गांधी जी 4 पन्नों का जवाब अपने वकील से बात करके दिल्ली पुलिस के हाथ में थमा चुके हैं इस समय तक। लेकिन बात ये सब हो क्या रहा है? एक तरफ देश में संसद सत्र चल रहा है, लोकतंत्र के तहत देश के हर मुद्दे पर वहां चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वहां चर्चा हो नहीं रही है। साफ सी बात है, विपक्ष 16 विपक्षी राजनीतिक दल जो है वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि अडानी का जो महाघोटाला हुआ है, जिसका सबसे पहले खुलासा हिंडनबर्ग की एक रिसर्च, अमेरिकन बेस रिसर्च ने किया है, उस पे चर्चा की जाए कि किस तरीके से अडानी को लाभ पहुंचाया गया, लाखों करोड़ों का, जिसकी जो है आय 1650 करोड़ रुपए थी। जी हां, 1650 करोड़। आज वो 13 लाख करोड़ का मालिक हो गया। तो बिल्कुल देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा ये फार्मूला जरूर जानना चाहेगा कि किस तरह से अडानी की जो है 1650 करोड़ से 13 लाख करोड़ कमाई पहुंच जाती है, और वो विश्व का जो 200 नंबर से ऊपर नीचे तक में विश्व के पूंजीपतियों में गिना जाता था, वो किस तरीके से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही 2014 से 23 में वो विश्व का नंबर 1 बन जाता है पूंजीपति। तो ये फार्मूला है, मुझे लगता है जिसमें गलत नहीं है देश के बेरोजगार युवाओं को बताने में कि कैसे वो हो गया ये सब चीजें। लेकिन अब यही है कि पूरे राजनीतिक दल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करके अडानी की जो भी महाघोटाला है, सरकारी खजाने की और संस्थानों की लूट का मामला है, इस पे जांच चाहती है, अड़ी हुई है कि सरकार मान जाए। और हमें लगता है सरकार को लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, अडानी को हमने कोई फायदा ही नहीं दिया और कुछ नहीं है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, तो करा दीजिए जांच, बैठा दीजिए जेपीसी, हफ्ते में कहीं इसको साफ करे, 15 दिन में खत्म करे मामला, कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन भाजपा मान नहीं रही। 16 राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट के बाहर आके प्रदर्शन करना चाहा, उसको प्रदर्शन की, लोकतंत्र जिंदा है लेकिन प्रदर्शन की इजाजत नहीं। लोकतंत्र जिंदा है, उन 16 राजनीतिक दलों को ईडी के दफ्तर में अडानी के खिलाफ शिकायत करने के लिए भी पहुंचने नहीं दिया गया। अपनी सत्ता और पुलिस के दम पर 16 राजनीतिक दलों के 200 सांसदों को ईडी दफ्तर ना पहुंच पाए, रोक दिया गया। लोकतंत्र जिंदा है, ध्यान रखिएगा, है ना। पार्लियामेंट के अंदर श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि आपके जो केंद्रीय मंत्री ट्रोल मिनिस्टर बने हुए मेरा नाम ले लेकर मुझ पे आरोप लगाए, मुझसे माफी मांग रहे हैं। मैं संसद में बोलना चाहता हूं उन सभी आरोपों पर और अपनी बात को रखना चाहता हूं। लोकतंत्र की हत्या नहीं है, माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी जी इंतजार कर रहे हैं कि 6 अप्रैल को संसद सत्र खत्म हो जाएगा, उससे पहले श्री राहुल गांधी जी को संसद में अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्पीकर सर मौका दे। इस समय का इंतजार है कि लोकतंत्र की हत्या होती है, आवाज माइक बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने तय कर दिया, सदन हो या सड़क हो, हम इस तानाशाह सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। कल 20 तारीख को कर्नाटका में राहुल गांधी जी की आवाज गूंजेगी। कल ही संसद में भी अगर स्पीकर ने मौका दिया तो राहुल गांधी जी अपनी को बात को रखेंगे। लेकिन आज जो दिल्ली पुलिस की, मैं फिर बात पे आती हूं कि 45 दिन पहले कश्मीर में आपने कुछ कहा, इसलिए आज 45 दिन के बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई है। क्या राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर की यात्रा, 140 दिन से अधिक चलने वाली यात्रा, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से गुजरने वाली यात्रा, लाखों लोगों से मिले राहुल गांधी, उसमें देश का पीड़ित जिसकी आय दुगनी नहीं हुई वो किसान भी मिला आंखों में आंसू लेकर।
क्या केंद्र सरकार अपने नुमाइंदों को भेजकर उनकी भी जानकारी श्री राहुल गांधी जी से हासिल करेगी, उन किसानों की, या नहीं? श्री राहुल गांधी जी से देश का करोड़ों पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार मिला। क्या केंद्र की तानाशाह सरकार श्री राहुल गांधी जी के पास अपने नुमाइंदे भेजकर देश के करोड़ों बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं की भी जानकारी लेगी या नहीं लेगी? राहुल गांधी जी की यात्रा में महंगाई की मार झेल रही, 1300-1500 का एलपीजी घरेलू सिलेंडर, सब्सिडी नहीं है, सब महंगाई है, वो भी महिलाएं मिली। क्या देश की तानाशाह सरकार श्री राहुल गांधी जी से इस महंगाई की भी जानकारी लेने के लिए बात करेगी, नुमाइंदे भेजेगी या नहीं? राहुल गांधी जी से देश के सरहद पर खड़ा जवान भी मिला, एक्स सर्विसमैन भी मिला, कश्मीरी पंडित भी मिला। क्या केंद्र की भाजपा सरकार हिम्मत करके अपने नुमाइंदों को श्री राहुल गांधी जी के घर भेजकर उन कश्मीरी पंडितों की, सरहद पे खड़े जवानों का दर्द भी पूछने के लिए नुमाइंदा भेजेगी, या बस इन राज्य संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी हो या पुलिस हो, उसका दुरुपयोग करके लोकतंत्र की आवाजों को कुचलने का काम करेंगी और फिर कहेंगे लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये कहते हैं राहुल गांधी जी, बताओ कौन महिला मिली। मैं आपको याद दिलाती हूं, 2 महिलाओं के नाम सुनिएगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम है स्वाति मालीवाल। खुलासा किया है कि उनके पिता उनका यौन शोषण करते थे, उत्पीड़न करते थे, मारपीट करते थे। क्या दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की इस खुलासे पर उनके पास जाकर कोई शिकायत ली, पिता के खिलाफ कार्रवाई की? नहीं की। दूसरा मामला, भाजपा की ही नेता दक्षिण भारत से आती हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं, उन्होंने भी खुलासा किया कि उनका भी यौन शोषण, उत्पीड़न उनके पिता ने किया है। क्या दिल्ली पुलिस ने इन दोनों महिलाओं के जो खुलासे हैं, शिकायत है, उस पर कोई कार्रवाई की? राहुल गांधी जी ऐसी ही कुछ महिलाएं हैं जिनका जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की। जैसे इन दोनों महिलाओं ने खुलासा किया, पुलिस में शिकायत नहीं की, ना पुलिस इनके घर गई, ना पुलिस ने इनके साथ इनके परिवार के लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न करने पर कोई कार्रवाई की। तो इसी तरह की बहुत महिलाएं हिम्मत नहीं दिखाती हैं, नहीं गई पुलिस थानों में, नहीं की शिकायतें, नहीं पता था कि न्याय नहीं होगा, इसलिए सिर्फ राहुल गांधी जी से अपनी बात को उन्होंने रखा, अपना मन हल्का किया। राहुल गांधी जी ने यहां तक उन्हें कहा कि आप चाहती हैं मैं कानून और पुलिस से आपकी मदद कराऊं? उन्होंने कहा नहीं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद कैसे होगी जब दिल्ली की महिला अध्यक्ष, आयोग की अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग की भाजपा की बड़ी नेता जो सदस्य, उनको न्याय नहीं, तो फिर सही बात है, इनको न्याय की उम्मीद क्या? पर फिर भी राहुल गांधी जी ने अपना लिखित में जवाब दे दिया है। लेकिन बात यह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर अडानी के महाघोटाले की जेपीसी की मांग है, उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी, 2 मुद्दे पार्लियामेंट में, राहुल गांधी माफी मांगे। अब राहुल गांधी भी अड़ चुके हैं कि वो सावरकर नहीं है, वो गांधी हैं। उन्होंने देश की धरती पर या विदेश में, पार्लियामेंट के अंदर या सड़क पर, संसद में, जनसभाओं में क्या क्या कहा, वो उस पर अडिग खड़े हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे। हमारे देश में G20 हो रहा है, G20, जी हां, विश्व के सब नेता भारत में हैं इस समय, और बात हो रही है, बात एक राज्य की दूसरे राज्य से नहीं हो रही, एक देश की दूसरे देश से हो रही है, एक देश के नेता की दूसरे देश के नेता से हो रही है, और सब चीजों पर खुलकर बात हो रही है। आज मैं आपसे बात कर रही हूं फेसबुक लाइव भारत की राजधानी दिल्ली में बैठकर, तो आपको क्या लग रहा है मैं जो भी बात कर रही हूं वो अमेरिका, इंग्लैंड या विश्व में कहीं भी भारत के एनआरआईज जो हैं या कोई और सुन ही नहीं रहा होगा? तो आज ये मायने नहीं रखता है डिजिटल वर्ल्ड में, जब आप इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आप कहां बैठे हैं और क्या बात करते हैं। अगर मैं दिल्ली में बैठी हूं, भारत में हूं, तो मेरी आवाज मेरे घर तक या दिल्ली तक ही रहेगी या भारत तक रहेगी, ऐसा नहीं है। आपके जो टीवी चैनल में डिबेट भी होती है या संसद के अंदर जो डिबेट भी होती है, लाइव दिखाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को लाइव दिखाया जाता है, और उसका लाइव आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं आप देख और सुन सकते हैं। चुनावों में कौन क्या बात कर रहा है, संसद में कौन क्या बात कर रहा है, सोशल, ये आप सब देखते हैं। तो इसलिए आप कहां खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, बात ये मायने रखता है आप क्या कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत गर्व के साथ विश्व के उन मंचों से जाकर कहा कि भारत देश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, उल्टा विश्व
हमसे सीख रहा है और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। और लोकतंत्र हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसे किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। मुझे नहीं मालूम अमेरिका में जब अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे लग रहे थे तब अमेरिकन को कैसा लगा होगा कि यह हस्तक्षेप था या नहीं था। और आज वहां पर कोई नारा लगाए हिंदुस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करते हो तब ये सरकार। तो ये सब बेकार की बात है। मुद्दा यह है कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। 80 करोड़ लोग आज भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। युवा बेरोजगार है, किसानों की आय दुगनी नहीं है। आज ही पता लगा कि 21 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का जो महाराष्ट्र और मुंबई की यूनिट है वो पंजाब की अपना जो है वहां का महाराष्ट्र की विधानसभा का घेराव करने जा रही है, क्योंकि वहां किसान आंदोलित सड़कों पर उतरा हुआ है। वहां का बेरोजगार युवा महाराष्ट्र में सड़कों पर है क्योंकि न्याय नहीं है। अब ये कहते हैं, हम कहें कि केंद्र की भाजपा सरकार 9 साल हो गए और आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते, ये आपके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। 9 साल से आप सत्ता में हैं, जवाबदेही आपको अब देनी है कि कितना आपने बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था को ठीक किया है, हालात ठीक किए हैं। सवाल आपसे पूछते हैं, आपके पास जवाब नहीं है, गिरेबान में झांकेंगे नहीं, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे आप। 9 साल कम होते हैं। आप कहते हैं हम कांग्रेस 2G 3G कॉमनवेल्थ गेम्स और ये वो भ्रष्टाचार हमने किया, आपने आरोप लगाए। 9 साल सरकार किसकी? भाजपा की। ईडी, सीबीआई, अदालतें सब किसकी हैं? आपके हैं। 9 साल कम पड़ गए, क्यों साबित नहीं कर पाए? पूछिए इनसे सवाल। गर्व से कहते हैं 90 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, 2G 3G कोलगेट के आरोप लगे, आज तक आरोप ही हैं। कोई आरोप 9 साल में भाजपा की सरकार चाहकर भी साबित नहीं कर पाई। शीला दीक्षित जी आज दुनिया में नहीं रही, लेकिन शीला दीक्षित जी के सारे विधायक, पूर्व मंत्री इसी दिल्ली में बैठे हुए हैं, पिछले 9 साल से बैठे हुए हैं। 9 साल कम पड़ गए क्या? क्यों? आपने 9 साल में इन सारे भ्रष्टाचार के मामलों को फास्ट ट्रैक में चलाकर कांग्रेस के, केंद्र के और तब के अब के दिल्ली के नेताओं को जेल पहुंचा दिया। एक नाम 9 साल में गर्व से कहते हैं और पूछते हैं बताइए हमें, और ये भाजपाई एक नाम नहीं बता पाते। कहते हैं चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, पूछताछ चल रही है। अबे 9 साल हो गए, 9 साल कम नहीं होते। गर्व है कि हमारे सारे नेता आज भी डट कर इस तानाशाह संघी सरकार का मुकाबला कर रही है। कल राहुल गांधी जी कर्नाटका पहुंच रहे हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पार्लियामेंट में भी आवाज गूंजेगी, सड़कों पे भी देश भर के राजभवनों का हमने घेराव किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अडानी का महाघोटाला, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। खाली अगर अडानी की बात करते कि जांच नहीं होगी समझ आता था, लेकिन बात अडानी की खाली है ही नहीं। अगर जांच हो गई तो देश के प्रधानमंत्री भी लपेटे में आएंगे, ये पूरा देश जानता है। गुमराह किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो जांच हो रही है, अब क्या करना है? बिल्कुल कोई कोरी झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है, जिसमें अडानी की शेल कंपनियां, खोखली कंपनियां और देश को किस तरीके से चूना लगा रहा है, उसका खुलासा किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहकर अडानी के एसबीआई से जो भी पैसा लेन देन, पंजाब नेशनल बैंक सबसे जो करोड़ों रुपया लिया है, वो सबकी जांच करने का कहा है। लेकिन जेपीसी क्या करेगी? जेपीसी देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार और इन सबसे कब कहां प्रधानमंत्री जी अपनी विदेशी दौरों में अडानी को, अपने पूंजीपति मित्र को जहाज में बिठाकर लेकर गए, किन राष्ट्र प्रमुखों से मिलवाया, कहां पर उनको कितने बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट दिलवाए और उसमें कितना लाभ हुआ उनको, ये सब चीजें जांच के दायरे में आती है। बात यह है कि अडानी से हमें दुश्मनी क्या है? जी नहीं, जब देश का लाखों एमएसएमई, छोटे कुटीर लघु उद्योग बंद हो जाते हैं, करोड़ों युवा बेरोजगार हो जाता है और सारा पैसा केंद्र की भाजपा सरकार अपने पूंजीपति मित्रों पर लुटाती है, लेकिन एमएसएमई पे ताला लगने को नहीं रोकती, करोड़ों युवा बेरोजगार हो गया, तब हमें चुभता है। जब पता लगता है कि तेल से लेकर हर चीज, आपके पोर्ट, आपके बंदरगाह, आपके एयरपोर्ट सब अडानी को बेच दिए गए, और महंगाई जब होती है तो ये कीमतें कौन और कब कैसे बढ़ाता है, यहां सीधा असर आम जन पर पड़ता है। फार्मूला तो देश जानना चाहता है
कि अडानी से पहले अमित शाह जी के बेटे जय शाह की नोटबंदी में 50,000 घाटे की कंपनी जो है वो एकदम से नोटबंदी के 15 दिन के बाद 80 करोड़ का मुनाफा कमा जाती है ना। तब आपने देश के करोड़ों पढ़े लिखे युवाओं को फार्मूला बताया और ना अब बता रहे हैं कि कैसे अडानी की संपत्ति इतनी हो गई। तो ये हंगामा यूं चलता रहेगा। राहुल गांधी जी की लड़ाई निजी नहीं है। राहुल गांधी जी की लड़ाई देश के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की है, महिलाओं की है, देश के किसान की है, सरहद पे खड़े जवान की है। जो बात राहुल जी ने कही वो ऑन रिकॉर्ड की है। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। क्या कारण है देश के प्रधानमंत्री जी कि 9 सालों में आप लोकतंत्र के इस चौथे मजबूत स्तंभ से बात करने से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रहे हैं। और वही श्री राहुल गांधी जी संसद हो, विदेश की धरती हो, जाकर चीन का नाम लेकर उसे ललकारते हैं कि चीन हमारी सरहदों में घुसा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी तो चीन का नाम विदेश धरती पर जाकर उसे आईना दिखाने का काम करते हैं। पर आपकी प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं हो रही एक भी 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन का चा बोल दें, संसद के अंदर बोल दें, संसद के बाहर बोल दें। और आप एक ही बार बोले थे चीन का नाम लेकर और उसे क्लीन चिट दे दी। हमारे 20 जवान जो गलवान वैली में शहीद हो गए, उनके पीठ पे छुरा घोंपने का काम आपने किया जब ये कहा कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। 20 जवान शहीद हुए थे हमारे, और आपने क्लीन चिट दी ये कहकर चीन को। बस तब आप पहले, उसके बाद आपने चीन का चा नहीं बोला। इतने डरे हुए हैं, ना अडानी का आ न चीन का चा। और श्री राहुल गांधी जी दोनों का नाम लेकर आपको लगातार ललकार रहे हैं। मैं देश को कहूंगी, भूल जाइए भाजपा कांग्रेस को, भूल जाइए राहुल गांधी जी को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पर बैठे संवैधानिक संस्थाएं, जजों ने भी चिंता जाहिर की। तो देश के हमारे कानून मंत्री जो अरुणाचल से आते हैं, किरण रिजिजू ने कहा कि देश के पूर्व न्यायाधीश गद्दार हैं, कांग्रेस की टूल किट का जो है वो हिस्सा है। बहुत कुछ का पूर्व न्यायाधीशों को, क्योंकि लोकतंत्र है ना, उनको अपनी बात करने का पर हक नहीं है। उन्होंने कुछ कहा तो उन्हें गद्दार बता दिया। और मैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को कहूंगी कि पूर्व न्यायाधीशों के लिए इतनी बड़ी बात करना, क्योंकि राजनीति में आप मेरे लिए, राहुल गांधी जी के लिए, अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए कुछ भी कहें, लेकिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए इस तरह का बयान कि वो गद्दार हैं, वो टूल किट देश को जो है कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और आप मूकदर्शक बनकर बैठकर देख रहे हैं। मैं चुनौती देती हूं देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू को, अगर इन पूर्व न्यायाधीशों के खिलाफ कोई भी सबूत है, सामने लेकर आइए, सामने लेकर आइए। देश के प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करें और बड़ी स्क्रीन पर पूर्व न्यायाधीश जितने भी, जिनको आप गद्दार बता रहे हैं, देश को कमजोर करने वाला बता रहे हैं, क्योंकि बस वो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं और आवाज उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जोरदार तमाचा था केंद्र की भाजपा सरकार के मुंह पर, जो कहते थे लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, चुनाव एक लोकतंत्र की सबसे मजबूत प्रक्रिया है जिसपे शक और सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के मुखिया और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार अकेले करती है और नियम कानूनों को ताक पर रख कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अकेली केंद्र की भाजपा सरकार नहीं करेगी, या कोई भी सरकार जो भी भविष्य में आएगी वो नहीं करेगी। अब प्रधानमंत्री बैठेंगे, लोकसभा में नेता विपक्ष जो है वो बैठेंगे, और मुख्य न्यायाधीश 3 लोगों की कमेटी अब तय करेगी चुनाव आयोग का अध्यक्ष और सदस्य कौन हो। ठीक उसी तरह जैसे सीबीआई में भी है, और यही मांग हमारी है कि ईडी में भी जो ईडी का प्रमुख है उसकी नियुक्ति केंद्र की भाजपा सरकार अपने मन मुताबिक कर देती है, जिससे इस ऐसी संस्थाओं का जो है वो दुरुपयोग होता है या उससे समझौते होते हैं। हमारी मांग है कि ईडी में भी लोकतांत्रिक तरीकों से पारदर्शिता बनाते हुए, जिस तरह से सीबीआई और आपके चुनाव आयोग में नियुक्ति, वैसे ईडी के प्रमुख की भी नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी करे। इस मांग पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अड़ी हुई है। बाकी भाजपा, मैं फिर कहूंगी, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी है, टीवी है, भरोसा मत करिए। जब तक अपनी आंख कान से खुद सीधे सुन ना ले, देख ना ले, भरोसा मत करिएगा।
क्योंकि देश में एक बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। पूंजीपति मित्रों के धन और बल सत्ता के दम पर हर संवैधानिक संस्था को कुचला जा रहा है। श्री राहुल गांधी जी के लास्ट बात करके खत्म करियो। श्री राहुल गांधी जी के घर में पुलिस भेजी गई, 55 घंटे, 9 साल हो गए, 9 साल में कुछ नहीं बाल बाका कर पाई, लेकिन 55 घंटे फिर ईडी में बैठाया। उसके बाद 5-6 महीने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की। राज भी यही है। बात यह है कि और भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देश का किसान है, बेरोजगार युवा अपनी मांग को उठा रहा है, उन्हें डराने की एक कोशिश होती है। तो ये राहुल गांधी है, जब हम इसको नहीं छोड़ रहे तो तुम्हारे क्या क्या होगा ये सोच लो। इनके साथ तो पूरा हम बिल्कुल, राहुल गांधी जी की ताकत है, उनका एक बहुत मजबूत संगठन है कांग्रेस का। हमारे पास बहुत मजबूत वकील पार्टी के अंदर है जो राहुल गांधी जी की लड़ाई या हमारी सबकी लड़ाई जो है वो लड़ते हैं। लेकिन उनको ये दिखाया जाता है कि जब हम राहुल गांधी को इतना परेशान कर सकते हैं, ईडी, पुलिस, सीबीआई, पूछताछ और सब कुछ, तो तुम्हारी क्या हैसियत है। तो स्वाभाविक है कि एक आम जन, एक आम बेरोजगार युवा, एक किसान थोड़ा सा डर सहम जाता है कि मैं कहां से, अगर पुलिस केस बन गया तो मैं कहा थानों के चक्कर काटूंगा, कोर्ट के चक्कर काटूंगा, लाखों की फीस वकीलों की लाऊंगा, न्याय होगा नहीं होगा, जेल में डाल देंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। बिल्कुल ये एक डराने की कोशिश है कि करना कहीं, दिखाना कहीं कि लोकतंत्र में आवाज उठाई तो इस तरह से आपको गद्दार कह के, एंटी नेशनलिस्ट कह के जो है वो आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं आप सभी से कहूंगी, लड़ाई लंबी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे दम से लड़ रही है और मुझे इस बात की खुशी है, हिमाचल की जीत के बाद सबसे बड़ा दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटका, जहां पर कल 20 मार्च को श्री राहुल गांधी जी की आवाज गूंजने वाली है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में 40% कमीशन खोर भ्रष्ट बोमई सरकार की नींव हम हिला चुके हैं। और आप देखेंगे अगले ही कुछ दिनों में कर्नाटका में भी पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की उल्टी गिनती दक्षिण भारत के इसी राज्य से शुरू भी होने जा रही है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगी। जितने भी कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी से कहूंगी, मजबूत रहिए, अपने नेता पर, अपने लीडर पर विश्वास रखिए। वो बिल्कुल कमजोर नहीं है, लड़ रहा है चारों तरफ से। उस अकेले राहुल गांधी पर पूरी केंद्र की तानाशाह सरकार, इनकी संवैधानिक संस्थाएं, इनके ट्रोल मंत्री अटैक कर रहे हैं और वो राहुल गांधी है। वो डर नहीं रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसकी ताकत बने रही है। वो एक सच्चा, ईमानदार देशभक्त है। उसके परिवार में कुर्बानियां देखी हैं, खून से सने शहीदों के शव, चाहे उनकी दादी इंदिरा गांधी जी हो, पिता राजीव गांधी, उसने देखे हैं और आज वो लड़ रहा है। एक अकेला नेता है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर कहूं, भारत में, जिसको देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर निकले। और वही उन्हीं की उम्मीद बनकर श्री राहुल गांधी जी आज भारत की राजधानी दिल्ली की संसद कहूं वहां गूंज रहे हैं। ताकत दीजिए नेता श्री राहुल गांधी को, अपनी मजबूती से खड़े रहिए, बिल्कुल गुमराह मत होइएगा। मुझे मालूम है सत्ता, धन और ताकत के दम पर सोशल मीडिया पे झूठ परोसा जा रहा है, लेकिन विश्वास मत करिएगा। सच्चाई बताने के लिए हम और कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है कि जब जब भाजपा या उसका ट्रोल मिनिस्टर या उसके ट्रोल टूल जो है आपके बीच में झूठ परोसेगी, हमारी पैनी नजर है कि हम तुरंत उसके झूठ को बेनकाब करेंगे और सच को सामने लाने का काम करेंगे। हमें मालूम है हमारे साथ मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया भी में हमारे से वो एक कदम आगे हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता, धन और बल है। उनके पास ऐसे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं और दबाव में ऐसी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल एक तरफा लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं। पर मैं आप सभी को कहूंगी, लोकतंत्र को जिंदा रखना है और इस लड़ाई को आपको हमें मिलकर लड़ना है। पंजाब के लिए भी कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं बिल्कुल कहूंगी पंजाब के हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब के चुनाव में बार बार कहा था कि पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, सरहद से जुड़ा राज्य है। हमने वहां पर कुर्बानियां देकर पंजाब के लोगों ने, पंजाबियों ने वहां पर शांति बहाल की, वहां खुशहाली आई, खेत और खलिहान लहराने लग गए, उद्योग लगने लग गए, लोकतंत्र बहाल हुआ। लेकिन आज एक अनाड़ी, मैं कहूं अनुभवहीन लोगों के हाथ में पंजाब पछता रहा है, पंजाबी पछता रहे हैं कि हमने ऐसे अनुभवहीन लोगों के हाथ में, जिन्हें पंजाब का कुछ नहीं मालूम, उनके हाथों में पंजाब सौंप दिया और वो पंजाब से नहीं दिल्ली से चलाया जा रहा है। आज वहां पर किस तरह से
चीजें घटनाएं हो रही हैं आज और कल में। कर्फ्यू लगा दिया गया, 144 धारा लगा दी गई है, नाकेबंदी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं, हथियार पकड़े जा रहे हैं। मात्र 1 साल में पंजाब ने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन लोकतंत्र का फैसला है, क्या करें। पंजाब के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगी, आपका पंजाब है। ये पंजाबियों को आगे आकर कुर्बानियों से, जो आपने पंजाब में आज शांति, प्यार, भाईचारा, बेअंत सिंह जी की कुर्बानी और ना जाने कितनी कुर्बानियां देकर इस पंजाब को हासिल किया, इसकी शांति को, तो मैं पंजाब के लोगों को कहूंगी। आज तो सिद्धू मूसेवाला जी की बरसी थी, 1 साल पूरे होने पर भी देखा न्याय नहीं मिला अभी भी उन्हें। आज उनकी बरसी पर उनके पिता, उनके मां की आंखों में आंसू देखे, विधानसभा के बाहर बैठे हुए न्याय मांगते हुए उनको देखा है। लेकिन दिल्ली का नेता, आम आदमी का, पंजाब के मुख्यमंत्री को कठपुतली बनाकर ऐसे अनुभवहीन लोगों को दिल्ली से उठाकर पंजाब से राज्यसभा भेज दिया, जिन्हें कुछ नहीं मालूम, जो पंजाब से राज्यसभा जाने के बाद ही कैटवॉक करते हुए फैशन शो में दिखाई दिए। नहीं मालूम है उन्हें कि पंजाब कितना गंभीर मसला है। केंद्र में भी जो सरकार बैठी है, उन्हें समझना होगा कि ये सरहद से जुड़ा हुआ है। आज भी खुद केंद्र की सरकार ने बयान दिया है कि पाकिस्तान और आतंकवाद और कश्मीर में जो बैठे हैं, हमारे जो नुकसान कर रहे हैं, वो सब लोगों की नजर पंजाब के इस बॉर्डर पर है कि कब कैसे मौका मिलकर वो अपने हथियारों से अपने भी मकसदों में कामयाब हो जाए। तो केंद्र की भाजपा सरकार से मैं कहूंगी, गृह मंत्री से कहूंगी, मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगी, मैं ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब में शांति बहाल रहे, पंजाब में ऐसा कुछ भी ना हो। और लोगों को कहूंगी, प्यार और भाईचारे से रहिए, घरों में रहिए, क्योंकि इस तरह की भड़काने वाली अपील पर बाहर आकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिए। ये पंजाब आपका है, कुर्बानियां आपने दी, शांति आपने दी, कांग्रेस को सत्ता दी आपने, उससे पहले किसी और को दी, आज फिर आपने किसी को पंजाब सौंपा है। सब लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत हुआ है। आज भी जो कुछ भी हो रहा है, आपको देखना। पंजाब के लोगों को कहूंगी, अगर भगवान ना करे कुछ भी होता है, तो ये आपका, सबका, देश का सबसे बड़ा फेलियर होगा और हम सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा एक बार फिर से कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ है। तो सभी को शुभकामनाएं दूंगी, पंजाब के लोगों को, और सभी को कहूंगी नजर बनाए रखिए। संसद सत्र 6 अप्रैल तक चलना है। उम्मीद करते हैं केंद्र की सरकार जेपीसी का गठन कर दे, संसद सत्र आगे चले, मुद्दों पर चर्चा हो। देश के बहुत से मुद्दे हैं, नहीं तो फिर लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हैं। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत।